हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। प्यारे बच्चों, सामने देखना जरा। बेटा, बिजनेस करने के बहुत सारी फॉर्म हैं, जिसमें से एक फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप की बात कर चुका हूं। आज बेटा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट होना है, पार्टनरशिप। और बेटा बहुत आराम से बेस समझना, आज पूरा बेस तैयार हो जाएगा। सही मायने में बेटा ये टॉपिक स्टार्ट कल से होगा, आज पूरा बेस है पार्टनरशिप का। अगर बेटा ये वीक रह गया तो पूरी पार्टनरशिप समझ नहीं आएगी, भूल जाना, फिर ये बेटा कुछ समझ आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हैं, पहले पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ चर्चा करते हैं। बेटा पार्टनरशिप, ऑल्दो आपने सिर्फ नाम सुना, अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, आगे बढ़ रहे हैं। बेटा पार्टनरशिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं, सामने देखते चलो। बेटा पार्टनरशिप में ना दो बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक का नाम है बेटा पार्टनरशिप डीड, और बेटा दूसरे का नाम है रजिस्ट्रेशन। बेटा आपको बता देता हूं, पार्टनरशिप डीड इज अ कंपलसरी डॉक्यूमेंट। अगर आप सच मायने में पार्टनरशिप बनाना चाहते हो तो बेटा ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, इसके बिना कोई पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एंड रजिस्ट्रेशन इज टोटली अ ऑप्शनल प्रोसेस। ये बेटा आपकी मर्जी है कि अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, और नहीं भी कराना चाहते तब भी काम चल जाएगा। अभी इस मुद्दे पे बेटा मेरी चर्चा 10 मिनट के बाद, पहले बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। ये क्या चीज होती है बेटा? पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट between partners which specify the terms and condition between partner। बेटा पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स which specify the terms and condition of partnership। बेटा ये पार्टनर के बीच का एक लिखा गया रिटन एग्रीमेंट है। और बेटा इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता देता हूं। इंडिया में अगर बेटा कोई भी एग्रीमेंट लिखा जाता है तो बेटा वो स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है। समझ आई बात? यानी कि बेटा पार्टनरशिप डीड कुछ और नहीं, स्टैम्प पेपर पे लिखा गया एक एग्रीमेंट है, जिसमें बेटा सारे पार्टनर साइन करते हैं। और आपको बता देता हूं बेटा, स्टैम्प पेपर एक्ट हमारे कोर्स में तो नहीं है बेटा, लेकिन स्टैम्प पेपर एक्ट में लिखा गया है कि पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए आपको 750 रुपए के स्टैम्प पेपर पर पार्टनरशिप डीड लिखनी होती है। लिखता कौन है बेटा? सीए लिखता। अब समझ गए होंगे बेटा, कौन है ये? ठीक है ना बेटा, सारा दिन बैठ के यही लिखता हूं ऑफिस में। तो बेटा पार्टनरशिप डीड इज द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर विच स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है ना बेटा, एक रिटन एग्रीमेंट है जिसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी शर्तें लिखी होती हैं। मेरी खुद की भी पार्टनरशिप डीड है, मैंने बेटा पास्ट टाइम में दिखाई है बेटा। ठीक है ना, कल लेकर आऊंगा, कल आप सबको दिखाता हूं पार्टनरशिप डीड दिखने में कैसी होती है। बेटा क्या क्या लिखा रहता होगा? चलो मैं टर्म्स एंड कंडीशन की बात करता हूं, क्या क्या लिखा रहता है। मेरे प्यारे बच्चों सामने देखना, सबसे पहली बात जो पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है वो है बेटा नेम ऑफ द फर्म। बेटा पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा? मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है मनीष शुभम एंड कंपनी। बेटा दूसरी बात जो लिखी रहती है, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या है बेटा और उनके एड्रेसेस क्या है। ये दोनों बातें तो बड़ी कॉमन है, मेरी चर्चा इन दोनों पे नहीं थी। मेरी चर्चा बेटा तीसरे मुद्दे पर है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा पूरी पार्टनरशिप डीड का। बेटा तीसरे नंबर पे लिखा रहता है पीएसआर। मतलब बेटा प्यार से बोलते हैं पीएसआर, दैट सिंपली मीन्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैसे होगी। आपको बता देता हूं बेटा, नाम से कंफ्यूज मत होना, नाम है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट ही इसी रेशो में शेयर होता है, अगर लॉस भी हुआ वो भी बेटा इसी रेशो में शेयर होगा। बेटा लेट सपोज कि मैं बोलता हूं बेटा 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप करी, 3 पर्सन मिले ABC, और इन्होंने बेटा एक पार्टनरशिप डीड बनाई। और बेटा पार्टनरशिप डीड में लिखा गया पीएसआर 2:1:1। बेटा दैट सिंपली मीन्स अगर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ तो ए का हिस्सा है 2 आउट ऑफ टोटल, यानी कि 2/4, यानी कि बेटा 50,000 रुपए ए के है। बेटा अगर 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, बी का हिस्सा कितना है? 1 आउट ऑफ टोटल,
2 + 1 यानी कि 1/4। ऐसे सी का हिस्सा कितना है बेटा 1/4। समझ आई। और अगर बेटा 50,000 का नुकसान हो गया तो तब भी यही रेशो है बेटा। इसका नाम जरूर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, कंफ्यूज मत हो जाना कि लॉस कैसे शेयर होगा। प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस, ठीक है ना बेटा। तो अभी बता रहा हूं आपको पार्टनरशिप डीड में बेटा कुछ 15 से 20 मुद्दे लिखे जाते हैं, मैंने भी सिर्फ 3 की बात करी। बेटा नेम ऑफ द फर्म लिखा रहता है कि पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है। बेटा नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर्स लिखे रहते हैं। बेटा पीएसआर की बात करी। अब मैं बेटा बड़ा जल्दी बोलता हूं, 2-3 बार बोलूंगा और आपको याद करा दूंगा क्या क्या लिखा रहता है। बेटा चौथे नंबर पे लिखा रहता है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ईच पार्टनर। हर पार्टनर कैपिटल कितनी लेकर आएगा बेटा जब पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो। बेटा ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर बिजनेस से कितना पैसा विड्रॉ करेगा बेटा हर साल, ड्रॉइंग्स कितनी करेगा। अकाउंट्स के स्टूडेंट हो बेटा कैपिटल ड्राइंग से बहुत ज्यादा अवेयर है, ठीक है ना बेटा। हर पार्टनर कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, ड्राइंग्स कितनी करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना देगा। समझ आई। सैलरी गिवन टू ईच एंड एवरी पार्टनर, हर पार्टनर को सैलरी कितनी देने वाले हैं हम, ये भी लिखा रहता है। और क्या लिखा रहता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आया तो उसका एडमिशन कैसे होगा। सुनना बेटा ABC 3 पार्टनर है, डी इंटरेस्टेड है इनकी पार्टनरशिप फर्म में आने को, क्या ऐसे ही आ जाएगा बेटा, नहीं, पहले पार्टनरशिप डीड पढ़नी पड़ेगी, उसमें लिखा होगा कि एडमिशन कैसे हो सकता है। अगर बेटा वो रूल्स रेगुलेशन पूरे करोगे तो एडमिशन होगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर भी लिखा रहता है। ABC में से C ने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूं बेटा, तो कैसे रिटायर हो सकता है, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म कभी बंद होनी हो बेटा तो कैसे हो सकती है, ये भी लिखा रहता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर इनमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होगा, ये भी लिखा रहता है। ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, बेटा पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स कौन ऑडिट करेगा, ये भी लिखा रहता है। बेटा मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया बेटा ABC में से तो क्या क्या मेथड है जिससे बेटा रिजॉल्व करोगे उन डिस्प्यूट्स को। यानी कितने सारे मुद्दे हैं जो लिखे रहते हैं। मैं बोल रहा हूं कोई 5 याद कर लेना, भूल जाओ सब कुछ। मैं बेटा कम से कम 2 से 3 बार इसको रिपीट करूंगा, आपको 5 तो मैं याद करा ही दूंगा, ठीक है ना। कोई 5 से 6 मुद्दे याद कर लो, मेरे लिए बहुत है बेटा, मुझे कुछ PhD नहीं करानी, मुझे आपसे पार्टनरशिप डीड नहीं लिखवानी, क्लियर है ना बात। लो प्यारे बच्चों सामने देखना, मैंने भी एक बात बोली बेटा, अभी मैंने बेटा बुक को आज छेड़ूंगा ही नहीं, कसम से कह रहा हूं, बुक बंद कर दो बस, मैं आज बुक ही नहीं छेड़ूंगा पक्का, जब आएगा बुक का मुद्दा तो बताऊंगा। पार्टनरशिप में 2 बड़े इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं बेटा, पहले का नाम है पार्टनरशिप डीड और दूसरे का नाम है बेटा रजिस्ट्रेशन। बेटा इनमें से एक चीज कंपलसरी है और एक चीज टोटली ऑप्शनल है, यानी कि बेटा पार्टनरशिप डीड एक कंपलसरी चीज है और रजिस्ट्रेशन कराओ कि नहीं कराओ वो बेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कराना है कि नहीं। अभी बेटा इसकी बात थोड़ा पेंडिंग छोड़ो, इसकी बात करते हैं। पार्टनरशिप डीड है क्या बेटा, रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स विद स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन बिटवीन पार्टनर। बेटा एक रिटर्न एग्रीमेंट है जो पार्टनरशिप से रिलेटेड सारी टर्म्स एंड कंडीशन को स्पेसिफाई करता है। इसमें बेटा बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं बेटा, आइडियली जो मैं बातें बता रहा हूं ये जरूर लिखी रहती हैं बेटा। पार्टनरशिप फर्म का नाम और एड्रेस, पार्टनर के नाम और एड्रेस, बेटा PSR सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सैलरी ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, ऑडिटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड बेटा मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। मैंने कुछ 14 बातें बताई आपको, कोई 5-6, ठीक है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नेम एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, ड्रॉइंग्स मेड बाय ईच पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, सैलरी ऑफ अ पार्टनर, बेटा ऑडिटिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म एंड मेथड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स। समझ आई क्या क्या बात लिखी रहती होगी। कल देखना बेटा पार्टनरशिप डीड सबसे पहले लिखा है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है,
ठीक है ना, कल दिखाऊंगा तो आपको बेटा बड़ा आइडिया मिलेगा कि अच्छा ऐसे होती है क्या पार्टनरशिप डीड। ठीक है बेटा, चलो बाबू अब मैं इस मुद्दे से यहां पर शिफ्ट हो चुका हूं, आपको पार्टनरशिप डीड क्लियर हो चुकी है क्या चीज होती है। ठीक है ना बेटा, स्टैम्प पेपर पे लिखा जाता है, एग्रीमेंट पार्टनर सारे साइन करते हैं, सारे के सारे जितने पार्टनर होते हैं। ABC पार्टनर है तो A के भी साइन नजर आएंगे, B के भी और C के भी साइन नजर आएंगे। ठीक है जी बेटा, बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, बड़े काम का टॉपिक पेपर में आने वाला है, उम्मीद करना है इसकी। बेटा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज टोटली अ ऑप्शनल प्रोसेस, ये कंपलसरी नहीं होता बेटा, कराओ कि नहीं कराओ बेटा आपकी मर्जी है। ठीक है ना, और अगर नहीं कराओगे तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। बेटा पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है आपने करा लो, नहीं कराना मत कराओ, लेकिन अगर आपने नहीं कराया ना तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार रहो। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैं आपको समझा देता हूं बेटा, लो प्यारे बच्चों समझना। बेटा मैं बोलता हूं अगेन, यही बात चल रही है, ABC 3 पार्टनर है, ठीक है ना, कॉन्सिक्वेंसेस समझना बेटा, एग्जाम्पल ABC से ही दूंगा। बेटा ABC 3 पार्टनर है, आज ना बेटा C की लड़ाई हो गई A और B के साथ, एंड C वांट टू फाइल अ सूट ऑन A एंड B। C ने सोचा कि यार मेरे को तो A और B पे केस कर देना चाहिए, यानी कि आ पार्टनर वांट टू फाइल अ सूट ऑन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस करना चाहता है। बेटा अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो केस नहीं कर सकते, भूल जाओ। पहला कॉन्सिक्वेंस, बेटा अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं हुई तो पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता। समझ आई पहली बात? अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता। दूसरा कॉन्सिक्वेंस, बेटा A और B की लड़ाई होगी C के साथ, एंड पार्टनरशिप फर्म वांट्स टू फाइल अ सूट ऑन अ पार्टनर, बेटा वो भी नहीं कर सकते। ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता, ना ही बेटा पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पर केस कर सकती। बात क्लियर? तीसरी बात, बेटा ABC पूरी पार्टनरशिप फर्म की लड़ाई हो गई किसी क्रेडिटर के साथ, किसी सप्लायर के साथ लड़ाई हो गई, वो पैसे मांग रहा था और बेटा लड़ाई हो गई, एंड ABC wants to file a suit on a creditor, on a supplier or any other third party। ठीक है ना, यानी कि पार्टनरशिप फर्म किसी थर्ड पार्टी पे केस करना चाहती है, बेटा वो भी नहीं कर सकते। ना तो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस कर सकता, ना ही पार्टनरशिप फर्म कभी पार्टनर पे केस कर सकती, ना ही पार्टनरशिप फर्म कभी आउटसाइडर पे केस कर सकती। क्या आउटसाइडर केस कर सकता है? सर सुनना, ये बात मैं स्पेसिफिकली बड़े जोर दे के बताता हूं, आउटसाइडर हमेशा ही केस कर सकता है। आउटसाइडर को कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। सुनो बेटा, अगर कानून कह दे, अगर कानून ऐसे ऐसी बातें करे ना, मेरे दिमाग में प्लानिंग बड़ी अच्छी अच्छी है। कानून कह देता अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड ना हुई तो आउटसाइडर भी कभी केस नहीं कर पाएगा, अगर कह देता तो बेटा मैं तो आज ही पार्टनरशिप फर्म बना लेता और आज ही बेटा किसी के बेटा डैश डैश करोड़ लेकर भाग जाता। मैंने कहा करके दिखा आप केस, लॉ में लिखा हुआ है, मेरी तो फर्म अनरजिस्टर्ड है, केस ही नहीं कर सकता, तू मेरे ऊपर कर ले जो करता। बेटा ध्यान रखना, कानून बड़ा सिस्टमैटिक बना है, कभी किसी आउटसाइडर को फर्क नहीं पड़ता आप रजिस्टर्ड हो के नहीं, आउटसाइडर हमेशा ही केस कर सकता है। पार्टनर पार्टनरशिप फर्म पे केस नहीं कर सकता, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर पे केस नहीं कर सकती, पार्टनरशिप फर्म आउटसाइडर पे केस नहीं कर सकती, लेकिन आउटसाइडर हमेशा केस कर सकता है। आउटसाइडर वाली बात कॉन्सिक्वेंस में नहीं है, यानी कि टोटल 3 ही कॉन्सिक्वेंसेस हैं। समझ आई बात? याद हो रही है सबको बेटा? साथ साथ जिस दिन सुनूंगा उस दिन बैंड बज जाती है तुम्हारी। पार्टनरशिप डीड के 6 मैटर तो याद हुए होंगे ना बेटा, 6 मुद्दे तो याद रहेंगे बेटा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज टोटली अ ऑप्शनल प्रोसेस। अच्छा देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरे से पूछोगे ना बेटा कि आपकी फर्म पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है कि नहीं, मैं थोड़ा अलग ख्याल का आदमी हूं, मैं कहता हूं नहीं है रजिस्टर्ड। अब आप सोच रहे होंगे यार कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया पार्टनर्स के बीच में तो क्या? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप ईमानदार हो, मेरी सोच ऐसी है, अगर आप ईमानदार हो तो आपको किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है। मैं अगर ईमानदार हूं ना तो बेटा मुझे किसी कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है। अगर मैं बिल्कुल ईमानदार हूं, मेरे को किसी का हिस्सा देना अपने पार्टनर का, तो मैंने देना ही है, ठीक है ना। और मैं बोलता हूं अगर मैं बेईमान हूं
तो कागज का टुकड़ा मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। मैं साइन करके देता हूं, कर लो, केस करना है, जाओ, कुछ भी नहीं होने का। कितने साल चलता है इंडिया में केस? 20 साल। एक कोर्ट में, हाई कोर्ट 10 साल, सुप्रीम कोर्ट 5 साल, 35 साल, इतने में तो जिंदगी खत्म है। कर लो, अभी करता हूं साइन। सर ईमानदारी है तो कागज के टुकड़े की जरूरत नहीं है, और बेईमानी है, कागज का टुकड़ा कुछ उखाड़ नहीं सकता, कहीं भी करा लो साइन। समझ आई बात? मैंने कभी नहीं कराई रजिस्टर्ड, पता नहीं क्यों, कभी दिमाग में नहीं आया बेईमानी, जब आएगी तब कराऊंगा रजिस्टर्ड। हाँ जी, बात क्लियर हुई बेटा? सारी बात ओके आपको? ठीक है, बढ़े आगे बेटा। अब डिस्कशन ये उठता है पार्टनरशिप चीज ही क्या है। बात तो कर ली डॉक्यूमेंट की, अभी तक ये नहीं बताया बेटा पार्टनरशिप क्या चीज है। पहले तो ये बता देता हूं आपको एक बात कि बेटा पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मेरे प्यारे बच्चों सुन लो बहुत आराम से बात। बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप जब मैंने पढ़ाई थी तो ये बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म किसी एक्ट, किसी कानून से गवर्न नहीं होती, लेकिन बेटा हमारी पार्टनरशिप एक कानून से गवर्न है, और उस कानून का नाम है बेटा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, अब मैं बेटा कुछ बता देता हूं। अच्छा ये क्या होता है एक्ट? ये तो कभी समझ ही नहीं आया, कभी पढ़ा ही नहीं बेटा बाबू, इसलिए तो ठीक है ना, टीचर तो बताएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपको पता तो होता नहीं एक्ट क्या है बेटा। खुश होते रहते हो बेटा ऐसे ऐसे नाम याद रख के, बस ऐसे खुश ना होया करो। समझ लो बेटा एक्ट क्या होता है, कानून क्या होता है। ये सच मायने में कानून है, बनता कैसे समझना। बेटा मेरी तरफ देखना, मैंने शायद पहले कभी ना कभी बोला है बेटा, जिनके लिए बोला है उनके लिए रिवीजन, जिनके लिए नहीं बोला बेटा वो पहली बार सुन रहे। बेटा कोई भी चीज एक्ट कैसे बन जाती है समझना। बेटा जो रूलिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी बेटा इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, जो इलेक्शन जीती हुई पार्टी होती है बेटा, वो क्या करती है, एक बिल प्रेजेंट करती है बेटा इन द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज लोकसभा। यानी कि बेटा ये कभी भी ना ऐसे नहीं होगा शुरू में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया होगा, यानी कि जब आया होगा ना तो इसका नाम होगा इंडियन पार्टनरशिप बिल। कोई भी चीज एक्ट होने से पहले बिल होती है, बिल। ठीक है ना, तो बेटा रूलिंग पार्टी ने बोला कि हम एक कानून पास कराना चाहते हैं, और बेटा वहां पर बेटा प्रेजेंट करा लोकसभा में, और सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा में बैठे थे तो उनको बताया कि ना ये एक्ट है, ये कानून है जो मैं पास कराना चाहती हूँ। गवर्नमेंट ने बोला, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसके ऊपर डिस्कशन करा, और बेटा कई राउंड्स ऑफ डिस्कशन चलते रहे। उसके बाद बेटा सबने वोट करा, अगर ये मेजॉरिटी से पास हुआ तो बेटा ये सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा विच इज नोन एज राज्यसभा। मेजॉरिटी समझते हो ना बेटा, अगर 300 मेंबर हैं बेटा तो कम से कम 151 वोट आपके पास फेवर में होने चाहिए, 151 वोट आपके पास फेवर में होने चाहिए तो पास हुआ। फिर ये गया बेटा राज्यसभा में, ऐसे ही राज्यसभा में भी सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने डिस्कशन करा बेटा, जो चेंजेस रिक्वायर्ड थे वो लोकसभा में बताए कि ये चेंजेस करके दो बेटा। फिर राज्यसभा ने भी अगर मेजॉरिटी से पास कर दिया, फिर जाता है बेटा ये प्रेसिडेंट के साइन के लिए, यानी कि मेरे पास आता है। अरे नहीं, ठीक है बेटा, जैसे ही प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन कर देता है, जिस दिन साइन हो जाता है बेटा वो दिन, वो साल यहां पर लिखा जाता है। सुन लो बेटा, जिस दिन साइन होता है बेटा वही साल यहां पर लिखा जाता है, और बिल हटाकर इसको हम एक्ट कर देते हैं। समझ में आया कोई चीज एक्ट कैसे बनती है बाबू? अब देखो पता है क्या, यहाँ पे ना बड़े पेचीदा मुद्दा है, और मुझे ना एक्स्ट्रा बात करने में यहाँ पे मजा बड़ा आता है। मैं आगे बढ़ने का मूड नहीं कर रहा, मेरा तो पहले इस पे पीएचडी कराने का मूड कर रहा है। सुनना, और बेटा ये बात कभी ना कभी आपके साथ पहले भी हुई होगी, जिनके साथ हुई है। सुनना बेटा, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया कि इंडिया में लॉ कैसे बनता है। अरे बताया ना लॉ कैसे बनता है, पहले फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, देन सेकेंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट की एसेंट। जिस दिन प्रेसिडेंट ने एसेंट दी उस दिन वो बन गया लॉ। ठीक है बेटा, इंडिया में प्रेसिडेंट का काम बड़ा लिमिटेड सा है, साइन वाला। ठीक है ना, बाकी सारे देशों में प्रेसिडेंट को पावर है, हमारे देश में पीएम को पावर है। ठीक है ना, बाकी प्रेसिडेंट तो बेचारा साइन करने के लिए है। ठीक है जी, चलो खैर छोड़ो, लेट इट बी। बाबू एक बात बताओ, इंडिया में पार्लियामेंट कब बनी? और बड़ा मजा आएगा आपको कसम से, मेरे को बड़ा मजा आता है बातें बताने में। ठीक है ना, अब देखो आप कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है ना, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है कोई कुछ नहीं बोले। बेटा पार्लियामेंट कब बनी इंडिया में?
होए 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 होए, कितने पढ़े पढ़े लिखे हुए बच्चे, ये देश का फ्यूचर। मैं तो आज बेटा चिट्ठी लिखने वाला हूं पीएम साहब को, देश का भविष्य खतरे में है। ओ बाबू इतना, वो देखो गूगल बाबा कर रहे, बता यार पास यार, क्या यार ये, मतलब क्या ही बताऊं तुम्हारे को। चलो हैं सर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अब सुनना और बहुत मजा आएगा, सुनना। हाँ जी सर। अरे सर सुन लो, अब एक मिनट बेटा, आप ना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हो और तुम्हारे से बड़ा गधा ना कोई मिलेगा नहीं मुझे। बेटा 26 जनवरी 1950 इसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया पार्लियामेंट नाम की कोई चीज होगी जो इंडिया के लिए कानून बनाएगी फ्यूचर में। यानी कि 26 जनवरी 1950 को माना जाता है कि पार्लियामेंट बनी, और मजा ही आ जाएगा समझदार बच्चों को। समझदार बच्चे, पार्लियामेंट बनी 1950, ये एक्ट 1932 में कहां से आ गया? एग्जैक्टली बेटा, ब्रिटिश काउंसिल हमारे लिए पास करके गई है। और यार देखो, मतलब मैं क्या बोलूं यार, खैर इस मुद्दे पे मैं अगर मैं सुबह से लेकर रात तक भी डिस्कशन करूं ना, गालियां दूं उतनी थोड़ी है। इंडिया का एक एक कानून इट इज कॉपीड फ्रॉम यूके, एक कानून, ठीक है ना। और मैं जो वर्ड बोलता हूं ना हमेशा, मुटेटस मुटेंडस, वही कर रखा है इंडिया ने। हर चीज कॉपीड है फ्रॉम यूके, सब्जेक्ट टू द नेसेसरी मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द ऑरा ऑफ इंडिया, उसको चेंज किया गया बेटा। हर चीज वहां से उठा रखी है, हर चीज वहां से। सर हिंदी हमारी मातृभाषा, किसको बड़ा प्यार है बेटा मातृभाषा से, मुझे भी बताना जरा, मिलना बेटा फिर बताऊंगा। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना बेटा, मेरे को बड़ा प्यार है, बहुत प्यार है, ठीक है ना। लेकिन जब ऐसे ऐसे स्टैट्स सुनता हूं ना, बड़ा बुरा लगता है। पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना, वो इंग्लिश में आया था। 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो इंग्लिश में था, तब कहां गई थी मातृभाषा? और बेटा इट विल टेक 13 ईयर्स टू ट्रांसलेट। अबे इतनी मातृभाषा थी, 13 दिन में ट्रांसलेट हो जाना चाहिए था, 13 साल लगे। 1963 में पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी में आया, है ना। मैं कह रहा हूं इतने मुद्दे अगर मैं छेड़ू तो पता नहीं क्या क्या। हाँ जी सर। सर नहीं नहीं, ऑफिशियल है भाई। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, हर जगह पर लिखा है मातृभाषा हिंदी है। बेटा मैं बोल रहा हूं, आप हर, अच्छा एक बात बताता हूं तेरे को, तुमने लिखा हुआ है ना हॉकी। देखो एक चीज होती है बेटा मानना, और एक चीज होता है डिक्लेयर ना होना। चलो मैंने बोला आप मानते हो ना, चलो मान लो बेटा आप मानते हो हिंदी मातृभाषा, चाहे ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा हुआ। ऐसे तो हम ये भी मानते हैं बेटा हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट्स है, सबको पता है, क्रिकेट है। बोल नहीं सकते, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि 200 साल उन्होंने राज किया है, उन्होंने ही क्रिकेट दिया। मानते ही तो ना, चलो मानते भी हो, तब भी बोल रहा हूं 13 साल लग गए 13 दिन के काम के, सोचो। चलो खैर ये तो अपना मुद्दा नहीं है, खैर ये समझ में आ गया। इतना कॉपी करते हैं बेटा कि आज तक उन्हीं का चल रहा है। 2017 2021 पढ़ के आ रहे हैं 1932। चेंजेस नहीं होते, सालों साल 100 साल हो जाएंगे तब भी नहीं दिखेगा कोई चीज। चलो खैर बेटा आगे बढ़ाता हूं बात को। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने पार्टनरशिप को डिफाइन किया हुआ है। अब बेटा मैं ये जब वर्ड बोलता हूं ना, यहीं पर बेटा मेरा ना बात शुरू हो जाती है। मैंने अगर बोल दिया ना डिफाइन किया गया है, डिफाइन मतलब डेफिनेशन दी गई है। बेटा आप सुन लो, ये आपके वर्ड नहीं है, ये कोई मीनिंग नहीं है बेटा जिसमें आपने कहा जो चाहे 2-4 वर्ड ऐड कर दिए, 2-4 डिलीट कर दिए, 2-4 मॉडिफाई कर दिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने डेफिनेशन दी कि पार्टनरशिप क्या चीज होती है। और जब बेटा कोई डेफिनेशन देकर जाता है ना, कोई ऑथर हो चाहे कोई कानून हो, ना तो एक भी वर्ड ऐड करना, ना एक भी वर्ड डिलीट करना, और ना ही बेटा एक भी वर्ड मॉडिफाई करना।
जैसा लिखा गया मुझे वैसा ही चाहिए बेटा, मेरी मजबूरी। मैं कुछ भी नहीं कहता रटने को, लेकिन डेफिनेशन रटनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं डेफिनेशन पे एनालिसिस बड़ा कमाल करूंगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़कर, ठीक है जी। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या कैसे डिफाइन करा बेटा पार्टनरशिप को, ठीक है जी। लो प्यारे बच्चों, बस यार बस गपोड़ियो, अभी बहुत मजा आने वाला है यार, अभी मत छेड़ो, ठीक है ना। गप्पे मारेंगे बेटा 7:30 के बाद, अभी मत छेड़ो मेरे को, ठीक है जी। बेटा ये डेफिनेशन दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने, और बहुत कमाल डिफाइन किया बेटा, बहुत ही कमाल। बेटा बोलता है इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और मैं बता रहा हूं बेटा, पहला एनालिसिस मेरा यहां तक है, इस बात का एनालिसिस बाद में करेंगे बेटा, बहुत आराम से समझना बेटा। एनालिसिस समझ में आ गया तो समझ लेना पार्टनरशिप पूरी समझ में आ गई बेटा। कहता है पार्टनरशिप कुछ और नहीं, पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन है जहां पर पर्सन प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। कहता है पार्टनरशिप कुछ और चीज थोड़ी है, पार्टनरशिप वही चीज है बेटा जहां पर कुछ लोग आपस में मिलकर प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। बेटा प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस। मेरा एनालिसिस ऐसा कहता है बेटा, प्रॉफिट का मतलब खाली प्रॉफिट नहीं होता, अगर लॉसेस भी हुए तो बेटा ये वही लोग हैं जो लॉसेस भी बांटेंगे। पहली लाइन समझ में आई? ये तो बड़ी सिंपल सी लाइन है। इट इज द रिलेशन, आपका तो मन कर रहा होगा यहीं तक पढ़ूं बाबू। बाबू इट इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit of the business। पर्सन के बीच की ऐसी रिलेशन जहां वो बेटा प्रॉफिट बांटने को तैयार हो जाए। प्रॉफिट इटसेल्फ इंक्लूड द लॉसेस। काम की बात, मजेदार तो बात यह है बेटा। कहता है सुनना, अब बहुत मजा आएगा बेटा। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। और आपको बता देता हूं बेटा, इसी पर्टिकुलर लाइन को हम प्यार से बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। पेपर में बेटा शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट लिखो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बच्चा कहता है मेरे कोर्स का पार्ट ही नहीं है, क्या करूं गधों का इलाज। बेटा इसी को प्यार से म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं, और आपके बेटा फीचर में लिखा गया म्यूचुअल एजेंसी। ये दोनों एक ही बात होते हैं, अब समझना बेटा। कहता है कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर पार्टनरशिप फर्म चला लो। कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फर्म चला रहे हो, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक पार्टनर अकेला भी फर्म चला सकता है। अब मैं एनालिसिस करूंगा, बहुत आराम से समझेंगे प्यारे बच्चे बात को। मान लो बेटा किसी फर्म में 3 पार्टनर हैं, ए बी और सी, ठीक है बेटा। क्या बोलता है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल? ये बोलता है ए बी और सी तीनों, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं। यानी कि बेटा एक पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर मालिक भी होते हैं और बेटा नौकर भी होते हैं। कहते हैं सारे प्रिंसिपल हो तुम, सारे मालिक भी हो और सारे एजेंट भी हो, सारे के सारे तुम नौकर भी हो। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि सारे के सारे मालिक भी हैं, सारे के सारे नौकर भी हैं। बेटा मेरे को बोला गया कैरिड ऑन बाय ऑल, कहता है सब डिसीजन ले लो। ए बी सी तीनों एक जगह पे बैठते हैं बेटा, हमेशा डिसीजन लेते हैं क्योंकि तीनों मालिक है बेटा, मालिकों की तरह बैठो डिसीजन लिए जाओ। ठीक है जी बेटा, मालिकों की तरह सारे डिसीजन ले सकते हैं बेटा। लेकिन लॉ ने बोला
कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक पार्टनर अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड कर देता है। बेटा समझाने के लिए बात बोलता हूं। बेटा एक ना प्रॉपर्टी का मैटर था और एबीसी सोच रहे थे कि हमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। उन्हें कॉल आती है, लेट्स सपोज ये पार्टनरशिप फर्म है मुंबई की, इन्हें कॉल आती है बेटा नोएडा से कि ये प्रॉपर्टी देख जाओ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है और पेपर ऊपर साइन कर जाओ, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ए बी सी की फ्लाइट की टिकट बुक है बेटा, मुंबई से बेटा दिल्ली आ रहे हैं वो, ठीक है ना। और हुआ क्या बेटा, ए और बी को इमरजेंसी पड़ गई, नहीं आ पाए। ए और बी ने सी को भेजा कि तू चला जा, अगर तुझे अच्छा लगे तू साइन कर दियो, कोई दिक्कत ना हो। सी गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट रीड करा, जगह देखी, उसको प्राइमा फेसिया अच्छी लगी। प्राइमा फेसिया का मतलब होता है एट द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब देखकर अच्छा लगा, ठीक है जी। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मैं बोलता हूं इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पर फर्म को 2 करोड़ का लॉस हो गया। खाली सी बियर करेगा? सर भूल मत जाना, लॉ में लिखा है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। आप पढ़ते ही तो नहीं, आपको लगता है प्लेन रीडिंग करनी होती है इंग्लिश की, और मैं कह रहा हूं बेटा सब कुछ इसी में लिखा गया, आराम से पढ़ो। बेटा जब सी साइन करने गया और ए और बी घर बैठे, आपको बता देता हूं सी इज एक्टिंग एज द एजेंट। सी नौकर की तरह गया बेटा और वो दोनों मालिकों की तरह घर बैठे। कभी ऐसा हो सकता है बेटा ए साइन करने जाए, बी सी घर बैठे, तो बेटा ए इज एक्टिंग एज द एजेंट और बी और सी प्रिंसिपल बन के घर बैठे हैं। और कभी बी साइन करने गया तो बी एजेंट, ए और सी प्रिंसिपल। और बेटा अगर ये सी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, एक पार्टनर अपने एक्ट से सारी फर्म बाइंड कर देता है बेटा। लॉ में लिखा गया है एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक इंसान सबके बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। यानी कि ये सी का साइन खाली सी के ऊपर नहीं लगता, पूरी पार्टनरशिप फर्म को फंसा देगा बेटा। सर एनालिसिस समझ में आया मैंने क्या क्या बोला? रिपीट कर रहा हूं, सुनना बहुत आराम से, ठीक है। अब याद करा दूं आपको, यहां से ना एक बात लिंक करने का बड़ा मूड कर रहा है, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। पता है क्या समझाया था मैंने? बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में अगर प्रॉफिट होता है ना, एक बड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है मेरी वजह से, और अगर लॉसेस भी होते हैं ना तब भी सेटिस्फैक्शन रहता है कि कम से कम डिसीजन तो मेरे थे। याद आई बात? पार्टनरशिप फर्म में तो रोने को वो भी नहीं होता। सी साइन करके आ गया, ए बी सी को तीनों को 2 करोड़ का चप्पू चल गया। ए और भी रोते रहेंगे, यार हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया, तब भी देने पड़ेंगे बेटा 2 करोड़। रोते रहो, कुछ भी करो। समझ में आ रहा है ना बेटा? सोल प्रोप्राइटर में रोते हो कम से कम अपनी वजह से तो रोते हो, पार्टनरशिप में तो रो भी नहीं सकते अपनी वजह से। सर क्लैरिटी हुई होगी शायद सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट में, इसी वजह से बेटा बोलता हूं कि कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा चैप्टर। अब बेटा एनालिसिस दोबारा, बेटा आराम से पढ़ना, ये बात क्या लिखी गई है, कैरिड ऑन बाय ऑल, सब मिलकर फर्म चलाओ, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि एक इंसान भी अकेला फर्म चला सकता है, एक पार्टनर भी फर्म चला सकता है। अब बेटा मैं कुछ बात बोल रहा हूं, देखो बेटा सारे पार्टनर, एक पार्टनरशिप फर्म के जितने भी पार्टनर होते हैं सब प्रिंसिपल होते हैं, सब एजेंट होते हैं, सब बेटा मालिक है और सब बेटा नौकर भी हैं। जनरली सारे ही डिसीजन लेते हैं मिलकर, जैसा कि मुझे लॉ ने कहा कैरिड ऑन बाय ऑल, सब बेटा डिसीजन लेते हैं, जनरल केस यही होता है। लेकिन बेटा एक्सेप्शनल के तौर पर अगर एक पार्टनर बेटा कहीं साइन कर दे तो बेटा ये खाली कॉन्ट्रैक्ट उस पार्टनर पे नहीं लगेगा, ये बेटा अपने एक्ट से पूरी फर्म को बाइंड करता है। बेटा अगर ए किसी जगह पर साइन करके आया तो ए इज एक्टिंग एज द एजेंट एंड बी एंड सी आर द प्रिंसिपल्स। बी साइन करके आया तो बी एजेंट, ए और सी प्रिंसिपल, सी साइन करके आया तो सी एजेंट, ए और बी प्रिंसिपल। क्लियर हूं अब मैं इस चीज को लेकर? पक्का? मैंने अभी बेटा बुक उठाई नहीं है, कल उठाऊंगा, कल रीड कराऊंगा ये बात जितनी मैंने बोली, फिर बढ़ेंगे आगे। अब मैंने पूरा बेस तैयार कर दिया, मेहनत नहीं करनी, अब तो बहुत जल्दी जल्दी भागेगी पार्टनरशिप। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।